हेलो एवरीवन, ट्रिपल सी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन की सीरीज़ को सॉल्व करने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। आप चाहें तो इसको अपने मोबाइल पे भी निकाल सकते हैं या फिर डेस्कटॉप लैपटॉप पे भी निकाल सकते हैं। किस तरह से? आपको ब्राउज़र ओपन करना है और टाइप करना है यहाँ पे naci.ndftindia.org। इस वेबसाइट पर आना है आपको, और इस वेबसाइट पर आने के बाद एट द बॉटम सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, स्क्रॉल डाउन करिएगा, ट्रिपल सी प्रैक्टिस क्विज। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से ये लोड करा देगा। आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कैसे आपको सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस ट्रू फॉल्स किस तरह से लेना है वो आप ले सकते हैं। एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन आंसर्स की क्विज़ है और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे पैन का अभिप्राय क्या है, यानी कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हिंदी में कहेंगे स्थायी खाता संख्या। और नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पे है भारतीय मुद्रा चिन्ह रूपी किन दो भाषाओं के मेल से बना हुआ है? तो यहाँ पे रहेगा देवनागरी और रोमन। आपको इस पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट इसमें लिब्रियोफिस राइटर बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, राइटर का जो होता है वो .odt होता है, और अगर इम्प्रेस की बात करें तो .odp होता है, कैल्क की ods होता है, .docx ms वर्ड का होता है। तो यहाँ पर राइटर के लिए जो रहेगा वो .odt सही रहेगा। तो आपको राइटर पे यहाँ पे सही आंसर मिलेगा। एंड नेक्स्ट इसके बाद में कोई भी उपकरण जो अपने वातावरण में ऐसे कार्य को करता है जो किसी लक्ष्य पर सफलता की संभावना को अधिकतम करते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड है कि जो आपका डेटा है वो ऑनलाइन होना चाहिए, और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और डेटा को सेव करना, वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग होगा। तो डेटा को कंप्यूटर में सेव करना ये तो नहीं रहेगा, क्योंकि वो डेटा ऑनलाइन होना चाहिए, और दोनों हो नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि एक तो हो गया कंप्यूटर में डेटा सेव करना, तो डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लिक करिए। इसके बाद एटीएम का पूरा नाम। देखिए, दो नियम इसके होते हैं, एक तो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, और एक होता है असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो यहाँ पे असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड देखिए है नहीं, तो यहाँ पे ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता है? तो ये ओपन सोर्स होता है। ओके, डेटा रिकवरी, इसमें सभी सही हो जाएंगे, उपरोक्त सही सभी। एंड www के जनक कौन है? तो यहाँ पे जान लीजिए टिम बर्नर्स-ली www के फादर कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। एंड नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन है, इनमें से सेल के कंटेंट को एडिट करने हेतु इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्या नहीं यूज़ किया जा सकता है? देखिए, फार्मूला बार पे क्लिक करके, यस, फार्मूला बार पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। मैं ज़रा यहाँ पे कोई राइटर वगैरह ओपन कैल्क ओपन कर लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से आपको कुछ समझाता भी जा रहा हूँ कि कैसे इसमें ये है कैल्क मेरे पास में। और क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, किसको यूज़ करके सेल के डेटा को चेंज नहीं कर सकता? तो इसमें आल्ट की के साथ नहीं हो पाएगा, बाकी सब हो जाएंगे, ठीक है ना। फार्मूला बार पर क्लिक करके कैसे? देखो, मैं फार्मूला बार पर क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जो भी मेरी मर्जी यहाँ पे, ठीक है ना। तो डेटा को चेंज कर F2 की, इससे भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ पहले से लिखा है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, F2 की को प्रेस करूँगा और अब यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं आप, तो ऐसे भी हो जाएगा। और सेल को डबल क्लिक करके भी हो जाएगा। किस तरह से? जैसे ये सेल है, इस पर दो बार क्लिक करिए, फिर से टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इनमें से केवल आल्ट की को दबाकर सेल के डेटा को चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर। वो पूछ भी रहा है कि किसका यूज़ करके नहीं किया जा सकता, तो आल्ट की के साथ में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है लिंक्डइन में निम्नलिखित में क्या पाया जाता है? तो लिंक्डइन में देखिए चैटिंग पाया जाता है, चैट, तो चैट इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? ई कॉमर्स की परिभाषा क्या है? ई कॉमर्स देखिए ये होता है व्यापार वगैरह से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इंटरनेट में ईमेल का तो नहीं रहेगा, एंड नहीं टेलीफोन भी नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यवसाय हो जाएगा। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर जो भी व्यापार होगा वो ई कॉमर्स में आ जाएगा। ओके,
नेक्स्ट इसके बाद में पॉज का पूरा नाम होता है। देखिए पॉज के यहाँ पे दो नेम होते हैं यहाँ पे, एक तो होता है पॉइंट ऑफ सेल और दूसरा होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई तो यहाँ पे है नहीं, पॉइंट ऑफ सेल्स है, तो पॉइंट ऑफ सेल्स यहाँ पे आपको टिक लगाना है ऐसे। तो पॉइंट ऑफ सेल इसका सही हो रहेगा। दोनों नाम होते हैं इसके, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है एंड पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो यहाँ पे है नहीं, तो इसका हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल्स। ओके, नेक्स्ट है इसमें से इनमें से किस मेनू में बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड देखिए फॉर्मेट से चेंज किया जा सकता है, फॉर्मेट में जाके बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हैं। किस तरह से, मैं ज़रा यहाँ पे दिखा दूँ आपको। मैं यहाँ पे राइटर को ओपन करता हूँ, जो थोड़ा सा समझाने वाले मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझाता भी जा रहा हूँ। देखिए फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे एंड यहाँ पे पेज पे क्लिक करता हूँ, तो फॉर्मेट मेनू से आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। आने दीजिए इसको ज़रा सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया, पेज हो गया एंड ओके एंड एरिया। यस, एरिया का कलर कैसा होना चाहिए, मैं यहाँ पे एरिया का कलर कुछ ऐसा येलो लगाता हूँ एंड अप्लाई करता हूँ। देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज हो गया। तो आप फॉर्मेट से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डोकोमो का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है डोकोमो का। तो इसमें हो जाता है डू कम्युनिकेशन ओवर द मोबाइल नेटवर्क, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आधुनिक कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है। देखिए चार्ल्स बेबेज ने क्या कहता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट का एक प्रिंसिपल दिया था जो अभी तक मान्य है। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। जो मॉडर्न कंप्यूटर है अभी भी उसमें भी यही प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। अनुदेशों के उस सेट को क्या कहते हैं जो बताता है कंप्यूटर को क्या करना है। देखिए कंप्यूटर में कंपाइलर का वर्क तो ये होता है कि जो हाई लेवल में लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ओके एंड यहाँ पे प्रोग्राम रहेगा। प्रोग्राम कंप्यूटर को बताता है कि क्या वर्क करना है, क्या काम करना है। ओके, प्रोग्राम क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस की एक सीरीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट लिब्रियोफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज़ कितना होता है। तो इसमें 5% होता है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज को कुछ इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, ये 5% हो जाएगा। एंड नेक्स्ट लिब्रियोफिस कॉलम की संख्या है। लिब्रियोफिस अभी देखिए जो लिब्रियोफिस है यहाँ पे कैल्क को पूछा गया है, तो कैल्क में कॉलम की संख्या कितना 1024 हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। मेरे पास में कैल्क है, यहाँ पे मैं सबसे लास्ट कॉलम में आता हूँ जो कि AMJ है एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम, पता करता हूँ COLUMN कॉलम एंड ब्रैकेट इंटर। तो कितना है 1024। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा 1024। नेक्स्ट इसके बाद में यदि आपका डॉक्यूमेंट 100% से अधिक है तो टेक्स्ट एरिया में कितने डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे। यदि आपका डॉक्यूमेंट 100% से अधिक है तो टेक्स्ट एरिया में कितने डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए ये सवाल थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो 100% से अधिक जूमिंग पे है तो टेक्स्ट एरिया में कितने स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं। मोस्टली क्वेश्चन ये आता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, कितने स्क्रॉल बार। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए जब 100% से ज़्यादा जूमिंग हो जाती है तो 2 स्क्रॉल बार दिखा देते हैं। ये ज़रा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको लिखते हुए। और मैं ज़रा यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेता हूँ। देखिए मैं डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल और मैं ज़रा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से और मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। 100% ज़्यादा जूमिंग मैं यहाँ पे देखिए 200% जूमिंग मैंने कर दी जो कि 100% ज़्यादा है। तो यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार, एक तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, एक ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया। तो 2 स्क्रॉल बार यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट 100% से अधिक है तो टेक्स्ट कितने स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं। तो 2 स्क्रॉल बार डॉक्यूमेंट की जगह पे स्क्रॉल बार कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वर्ष में रो की अधिकतम संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1048576 ये रो की अधिकतम संख्या होती है। चलिए आइए देखते हैं इसको। ये मेरे पास में कैल्क है और कैल्क में सबसे लास्ट में डाल रहा हूँ। देखिए 1048576 ये लास्ट रो है यहाँ पे। तो रो टोटल कितने हो जाएंगे 1048576। तो ये रो की संख्या हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट के बाद में आधार 1। देखिए 12 अंकों का आईडी कार्ड है। यस, UIDA द्वारा जारी AI द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, ये यस दोनों सही हैं। और तो इसमें देखिए E और B दोनों सही हैं। तो आप यहाँ पे E और B दोनों ही को क्लिक करेंगे यानी इसको सही बताएंगे। नेक्स्ट इसके बाद में है
CDRW क्या है? CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट क्या है? तो देखिए जो रीड राइट होता है उसको लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं। ओके, तो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और दोबारा। केवल लिख सकते हैं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि री राइटेबल है, लिख भी सकते हैं, उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना, रीड राइट दोनों है, ठीक है। एंड सिर्फ पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। लिख और पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं, इसको दोबारा भी चेंज किया जा सकता है, तो यहाँ पे दोबारा वाला भी रहेगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इसके बाद में ब्लॉक चेन के प्रत्येक ब्लॉक में क्या होता है? तो देखिए ब्लॉक चेन के जो जिन लोगों को पता नहीं ये ब्लॉकचेन क्या है, देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो एक तरह का बहुत ही ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क है। तो इसके प्रत्येक ब्लॉक में क्रिप्टोग्राफिक हैश रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्म कंपनी के सभी ट्रांजैक्शंस की एक बार ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग को कहते हैं, ये कहते हैं रियल टाइम सिस्टम कहते हैं इसको। नेक्स्ट इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, नो। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, नो। ये एप्लीकेशन सूट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक तरह का एप्लीकेशन सूट है। ओके, जो कि ऑफिस में एक्चुअली ये पूरा एक बंडल है कि इसमें कई सारे सॉफ्ट मिलते हैं। इसमें राइटर में वर्ड मिलेगा, एक्सेल मिलेगा इसमें, और पावर पॉइंट मिलेगा इसमें। ओके, इसी में एक्सेस मिल जाएगा आपको। फील्ड का रिलेटेड ग्रुप है, फील्ड का रिलेटेड ग्रुप है रिकॉर्ड्स। यहाँ पे रिकॉर्ड्स का जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको ही फील्ड कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फील्ड का जो रिलेटेड ग्रुप है वो रिकॉर्ड होता है। कई सारी फील्ड से रिकॉर्ड बनता है। ओके, अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको मैं समझा सकता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए मेरे पास में जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हालांकि ये जो सवाल है ये ज़रा डेटाबेस का है, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। उसमें भी टेबल होता है, यहाँ भी टेबल होता है। तो मैं टेबल बना के फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसमें लिखता हूँ नेम एंड क्लास एंड मार्क्स। ओके, नेम यहाँ पे है मोहन, सोहन, अजय। ओके, इस तरह क्लास है 5 6 4। ओके, एंड यहाँ पे 1। ओके, मार्क्स है यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने मार्क्स दे दिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो नेम हो गया, ये क्या हो गया, ये फील्ड हो गया, क्लास की ये फील्ड हो गई, फील्ड हो गई, एंड यहाँ पे ये फील्ड हो गई। ओके, बट ये तो फील्ड हो गई। ओके, अगर हम यहाँ पे किसी के रिकॉर्ड की बात करें, जैसे मैं मोहन की रिकॉर्ड बात करता हूँ, तो मोहन का रिकॉर्ड क्या हो रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ पे नेम वाली फील्ड भी शामिल हो चुकी है, क्लास भी शामिल हो चुका है और मार्क्स भी शामिल हो चुका है, तो ये पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो फील्ड से रिलेटेड जो पूरा ग्रुप होता है वो एक रिकॉर्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है फायरवॉल का काम क्या होता है? फायरवॉल का काम क्या है? तो फायरवॉल का काम होता है सिस्टम को हैकरों से बचाना। ठीक है, तो सही लगा। सिस्टम को हैकरों क्या वाला, ये तो गलत हो गया। सिस्टम की सारी जानकारी हैकरों को देना, ये भी गलत है। देखिए इसमें दो गलत है। सिस्टम को हैकरों, फायरवॉल देखिए सुरक्षा का सिस्टम है, सुरक्षा का इंतजाम होता है। देखिए फायरवॉल जिनको नहीं पता वो क्या होता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कम्बिनेशन से बनाया गया एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके सिस्टम में इलीगल एक्सेस को रोकता है। तो ये सुरक्षा के लिए है, तो सिस्टम को हैकरों से बचाना हो जाएगा। ओके, बाकी दोनों के दोनों थोड़ा सा वो रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा। बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप का तात्पर्य क्या मतलब क्या है? नए डेटा से पुरानी डेटा को फिल्टर करना, नो। टैब पर डेटा एक्सेस करना, नो। नेटवर्क से अधिक कमरे, नो। मूल सोर्स से अलग स्थान पर डेटा को कॉपी करें, यस। देखो बैकअप का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में जैसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो सिस्टम डैमेज ना हो जाए, कहीं वो इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो जाए, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव वगैरह में या फिर किसी दूसरी चीज़ में उस डेटा को कॉपी करके अलग करके रख लेते हैं, और ताकि जब कभी भी नुकसान होगा तो इसी डेटा से उसको रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे है देखिए, डेटा की कॉपी करके रख कर सुरक्षित कर लेना। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना होगा? चलिए देखते हैं। डॉक्यूमेंट को दूसरे कॉपी करने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर का तब दूसरा नाम दे, डॉक्यूमेंट को दूसरे समय मौजूदा डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ पे कह रहा है डॉक्यूमेंट को दूसरे स्थान पर कॉपी करने के लिए, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि मौजूदा डॉक्यूमेंट, ऐसा लग रहा है कि वो फाइल ओपन है, वो चल रही है, ठीक है ना, वो ओपन है फाइल। तो ये तो मुझे ठीक है, आप बाहर विंडोज़ एक्सप्लोरर से कर सकते हैं, बट ये कह रहा है मौजूदा डॉक्यूमेंट जिस पे आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, इसी को मुझे यहीं से सेव करना है और दूसरी फाइल बनाकर, तो कैसे करेंगे ये पूछ रहा है। तो हमको यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर की यहाँ पे नीड ही नहीं अभी के लिए,
तो चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करो दूसरा नाम, ये तो थोड़ा सा कमाल हो गया कि फिर से ज़्यादा मेहनत करो, फिर से टाइप करो दूसरा नाम दे। तो तो ये भी कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, लेकिन वो अच्छा नहीं रहेगा। कि मौजूदा डॉक्यूमेंट की बात करें तो मौजूदा डॉक्यूमेंट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट को फिर से टाइप करने का मतलब ये रहेगा आप फाइल लीजिए, न्यू डॉक्यूमेंट लीजिए, तो नया डॉक्यूमेंट नहीं, जो मौजूद है यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी इसी को, तो ये भी दूसरा रॉन्ग हो गया। मूल डॉक्यूमेंट को नए डॉक्यूमेंट में कॉपी करें पेस्ट करें, ये भी नहीं, क्योंकि देखिए ये बात कर रहा है जो मौजूद है इसी को, तो अभी ऑप्शन क्या है, इसके डेटा को कॉपी करो दूसरे में पेस्ट करो, दूसरे में नहीं, मौजूदा डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, यानी जो करेंटली ओपन है जो चल रहा है इसी को अगर सेव करना है, यहीं से सेव करना, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सेव एज कमांड आता है। कहाँ पे आता है मैं आपको दिखाता हूँ, फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए सेव एज, तो सेव एज कमांड का यूज़ करेंगे तो हर बार एक नई फाइल बनाने के लिए बॉक्स ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो हर बार नई फाइल बनाता है सेव एज। तो यहाँ पे सेव एज कमांड, सेव अस वहाँ पे लिख गया, वहाँ पे सेव एज कर लिएगा आप लोग, तो सेव एज कमांड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूज़र को किसी भी संख्या में परिवर्तित करने और अतिशीघ्र उसमें परिवर्तन प्रोग्राम, ओके ओके ओके, कह रहा है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप संख्या पे वर्क कर सकते हैं और उसमें बहुत आसानी से मतलब चेंजेस कर सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर जिसमें ये सब काम कर सकते हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारा कैल्क है, कैल्क में आप आसानी से नंबर्स पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कैल्क मेनली होता ही है डेटा, ऐसे डेटा के साथ काम करना जिसमें कैलकुलेशन वगैरह करनी हो। कैल्क और MS ऑफिस का एक्सेल भी आता है, तो यहाँ पे देखिए, और ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये स्प्रेडशीट टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे स्प्रेडशीट सही आंसर हो जाएगा। कैल्क हो या फिर एक्सेल हो, दोनों ही स्प्रेडशीट टाइप के हैं, तो स्प्रेडशीट इसमें आंसर सही हो जाएगा। स्प्रेडशीट में आप डेटा में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्चुअल रियलिटी VR विशेष जरूरत वाले छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है, क्यों? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विशेष ज़रूरत वाले छात्रों के, मतलब जो छात्र हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा अलग अलग है ना, तो उनके लिए कुछ ज़रूरी हो जाता है। किस तरह से ज़रूरी हो जाता है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। या उन्हें कठिन सामाजिक स्थितियों में बचाने में अनुमति है, नो ऐसा नहीं होगा। वे घर से ही क्लास अटेंड कर सकते हैं बट उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अगर अलग अलग देना चाहें तो ऐसा नहीं। शिक्षक छात्रों के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना, यस ये सही आंसर इसका हो जाएगा कि जो शिक्षक है वो बच्चों के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लेसन्स वगैरह हैं वो रेडी कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पे, पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेस कंप्यूटर प्लेटफॉर्म और इंटरनेट एक दूसरे से उद्योग के विशेषज्ञों के साथ पब्लिश और शेयर करने के लिए का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? जो पब्लिक और प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं वो इंटरनेट पर पब्लिश और शेयर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आता है यहाँ पे एक्सटेंशियल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, इसका यूज़ करेंगे शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल है, मॉनिटर और हार्डवेयर जैसे अधिक पावर हंगरी कंप्यूटर को आइडियल रखने पर होता है। ओके तो ऐसे में होता क्या है, शूट डाउन प्रोसीजर होता है, यहाँ पे शूट डाउन प्रोसेसर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रैम, अब रैम की बात करें तो रैम में देखिए क्या होता है, डेटा कुछ देर के लिए आता है, जैसे ही लाइट चली जाएगी वो डेटा हट देगा, यानी सिस्टम शटडाउन हो गया तो रैम का डेटा मिट जाएगा, या फिर रैम का डेटा क्या होता है बदलता भी रहता है। ओके तो रैम के बारे में क्या रहता है, रैम वॉलेटाइल है और टेम्परेरी भी है, तो यहाँ पे देखिए वॉलेटाइल और टेम्परेरी दोनों ही सही है। नॉन वॉलेटाइल परमानेंट तो रैम देखिए है नहीं, क्योंकि सिस्टम ऑफ हो जाएगा तो डेटा मिट जाएगा। ओके और यहाँ पे देखिए दे रहा है कि नॉन वॉलेटाइल और टेम्परेरी, इसमें से टेम्परेरी तो सही हो गया लेकिन नॉन वॉलेटाइल सही नहीं है। ओके और ये कह रहा है वॉलेटाइल और परमानेंट, तो यहाँ पे देखिए वॉलेटाइल तो सही हो गया लेकिन परमानेंट सही नहीं, यहाँ पे दोनों ही सही है, तो रैम वॉलेटाइल भी होती है और टेम्परेरी भी होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वर्ड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे देखिए पेस मेकर, वर्ड स्टार, ओके MS वर्ड, ये सारे के सारे ही वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट HTTP का पूरा नाम क्या होता है? देखिए HTTP जिनको नहीं पता उनको मैं समझा दूँ यहाँ पे कि HTTP क्या काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो पेज लोड हुआ है तो इस
पेज को ब्राउज़र में लोड करने का काम HTTP ने किया है, यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ने किया है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो सर्वर से वेब पेज को ब्राउज़र में लोड करने का काम करता है। तो HTTP का पूरा नाम हो रहेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट इसके बाद में ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स यानी एक ऐसा हानिकारक लॉजिक प्रोग्राम है जो आपके जो अपने आप को छुपाए रखते हैं और अच्छे साफ सुथरे प्रोग्राम की तरह देते हैं, ये एक्टिव रहते हैं। तो इसमें हो जाएगा ये ये कब एक्टिव होते हैं? देखिए, जब उनके अनुकूल कुछ दशाएं बनती, कुछ ऐसी सिचुएशन आता है या फिर कोई काम होने पर, तो यहाँ पे कंप्यूटर स्टार्ट होने पर नहीं, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर नहीं, मेल में अटैच फाइल ओपन करने पर, ये भी नहीं, किसी निश्चित दशा या कार्य होने पर। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, किसी निश्चित दशा या कार्य होने पर। ओके, कि ऐसी कोई कंडीशन आती है तभी वो एक्टिवेट होता है, जब उसके लायक होती। एड्रेस बुक में होता है। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस बुक में क्या होता है, ईमेल एड्रेस यस होता है, ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर यस, लोगों का नाम यस होता है, ठीक है। तो इसमें एड्रेस बुक में सभी होते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ अबव हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रथम, इसको प्रथम कर लीजिएगा। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। तो आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार यहाँ पे देखिए 1946 में हुआ था। और क्लाउड कंप्यूटिंग की निकटतम है वेब 2.0। देखिए वेब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। तो जो वेब है वो नॉर्मल हो जाएगा, वेब 2.0 ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है। तो वेब 2.0 यहाँ पे रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस है। देखिए वर्ड डिवाइस तो है नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं, ओके, यानी वर्ड कोई ऐसा कंपोनेंट पुर्जा नहीं है जो प्रोसेसिंग करता हो, ओके। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि इस पर हम लोग ये यूज़र के लिए बना होता है, यूज़र इस पर अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, और यूज़र उस पर अपना कोई स्पेशल मकसद पूरा कर सकता है, उस पर स्पेशल कोई काम कर सकता है। जैसे उसको टाइपिंग का काम करना है ना, इस तरह से ड्राइंग करने हैं, इस तरह के जो होंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि लेटर्स वगैरह बनाने के लिए, बुक्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल है यूज़र नेम और यूज़र आईडी। अक्षरों का एक स्पेशल टाइप का ग्रुप होता है, समूह होता है, जैसे वर्णमाला के अक्षर और संख्या, या सिर्फ। अब देखिए जो यूज़र नेम या यूज़र आईडी होता है उससे कितने यूज़र पता चलते हैं, ज़रा सोच कर बताइए। तो देखिए एक पर्सन के लिए एक ही यूज़र नेम होता है, दो तो यूज़र नेम हो नहीं जाएंगे, है ना, या दो, जैसे दो पर्सनस के लिए एक ही यूज़र नेम नहीं हो पाएगा, तो एक यूज़र नेम एक ही पर्सनस के लिए होगा, दो चार लोगों के लिए नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में कलर हाई क्वालिटी ग्राफिक, यानी हार्ड कॉपी जो होगी, जो छप कर निकलेगी, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। जो बच्चों को नहीं पता हार्ड कॉपी क्या होता है, हार्ड कॉपी देखिए जब पेपर पे छप कर आ रहता है प्रिंटर वगैरह से, तो उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, और जब तक सिस्टम के अंदर रहता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो डेटा है ये क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी, अगर मैं इसको प्रिंट आउट निकाल दूँ तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगा, ओके। तो हार्ड कॉपी बनाने के लिए जो बेटर होगा, सबसे बेस्ट क्वालिटी में प्रिंट करेगा, वो प्लॉटर रहेगा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल है, इनमें से कौन सी पठनीय स्मृति, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, रीड ओनली मेमोरी, ओके, यानी ऐसी मेमोरी जिसको केवल रीड किया जा सकता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रोम यहाँ पे फुल नेम हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका आंसर सही रहेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क में हम जो डेटा है वो लिख भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क में डेटा लिख सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन जो सीडी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है, उसमें डेटा चेंज नहीं कर सकते, तो ये रीड ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में सवाल है, किस तरह के जमा में अधिक ब्याज मिलता है? ब्याज ज़रा इसमें हाँ हटा लीजिएगा आप, तो ये सही शब्द बन जाएगा। किस तरह की जमा में अधिक ब्याज मिलता है? तो यहाँ पे जो मियादी जमा होता है इस पर ब्याज ज़्यादा मिलता है। और नेक्स्ट हमारे पास में सवाल है, एक वेबसाइट है जिसमें प्रविष्टियों को शामिल किया जाता है जिन्हें पोस्ट भी कहा जाता है। यानी कि एक वेबसाइट ऐसी है जिसमें कोई पर्सन पोस्ट डालेगा, पोस्ट करेगा, जैसे नहीं फेसबुक वगैरह पे पोस्ट करते हैं, इस तरह से कोई भी वहाँ पे पोस्ट डालेगा, ओके।
पहले से दिखने वाली सबसे हालिया प्रविष्टि के साथ रिवर्स ओके कालानुक्रमिक रूप में दिखाई देती है। मैं इसको ज़रा समझा देता हूँ। ये कह रहा कि सवाल ये कहना चाहता है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसमें कोई पर्सन डेटा को डाल सकता है, पोस्ट कर सकता है, और ये जो पोस्ट होंगी वो अपोजिट डेट वाइज दिखाएंगी। मतलब जो पुरानी डेट की हो जाएंगी वो नीचे रहेंगी, बाद में रहेंगी, और जो बाद की डेट में होंगी वो ऊपर रहेंगी। ओके, तो ऐसा क्या होगा यहाँ पे देखिए, ब्लॉग में ऐसा होता है कि जो नई पोस्ट डाली जाती है वो ऊपर आती जाती है एंड पुरानी नीचे होती चली जाती है, तो यहाँ पे ब्लॉग हो जाएगा। और ब्लॉग में जो डेटा डाला जाएगा उसको पोस्ट कहते हैं, और ब्लॉग चलाने वाले पर्सन को ब्लॉगर कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को ब्लॉगिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग रहेगा क्योंकि ब्लॉग वो वेबसाइट है, ऑनलाइन ब्लॉग रहता है जिसमें आप पोस्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में ईमेल अटैचमेंट होता है। प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी पावती, प्राप्तकर्ता की सूची नहीं, ये दोनों नहीं होंगे। ईमेल संदेश के साथ दूसरे प्रोग्राम से भेजा दस्तावेज, यस ओके। यानी ईमेल के साथ में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह या की दूसरी कोई फाइल अगर आप सेंड करेंगे तो वो अटैचमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में केबलों वायर्स के प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं। आप तो सभी जानते हैं कि इसको वायरलेस कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं। हाँ, एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, दो टॉपिक आते हैं, एक आता है गाइडेड, दूसरा आता है अनगाइडेड। क्या आता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। GUIDED, गाइडेड और अनगाइडेड। देखिए जो गाइडेड होता है, गाइडेड में क्या होता है, वायर का यूज़ किया जाता है, यानी तार वगैरह लगे होंगे, और अनगाइडेड में क्या होगा, वायर नहीं होते हैं। तो जो वायरलेस होते हैं वो अनगाइडेड होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनको अनगाइडेड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में सवाल है, ई और एस का क्या अभिप्राय है। तो आइदर और सर्वाइवर, आइदर और सर्वाइवर इसका आंसर रहता है। एंड नेक्स्ट है आधार सीडिंग किसे कहते हैं। आधार सीडिंग का क्या मतलब होता है, आधार सीडिंग से क्या समझते हैं आप। तो बैंक, देखिए ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था टॉपिक कि बैंक खाते से आधार कार्ड जोड़िए, बैंक खाते से आधार कार्ड लगाइए। तो बैंक खाते से आधार कार्ड को अटैच करना आधार सीडिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में बैंक इनके विरुद्ध ऋण नहीं देता, सोने का आभूषण, ठीक है, मतलब इनमें से क्या ऐसा है जिसके लिए वो ऋण नहीं देगा। ओके, तो सोने का आभूषण यस दे देगा, भारतीय जीवन पॉलिसी लॉटरी के लिए देगा, लॉटरी के लिए नहीं, लॉटरी टिकट के लिए नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में है हमारे पास में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के अंतर्गत कितना दुर्घटना बीमा दावा मतलब कितना वो बीमा अवेलेबल है। तो ये देखिए सवाल ऐसा है कि इसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहेगा। तो हालिया में अगर बात करें अभी के लिए तो ये 2 लाख है, ठीक है, बट इसको एक बार एग्जाम से पहले चेक भी कर लीजिएगा, हो सकता है इसमें अपडेट हो रहे हैं बाद में। नेक्स्ट इसके बाद में सवाल है ATM पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए। तो ATM पासवर्ड देखिए नहीं, पति को तो नहीं बताना चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र को, इनमें से किसी को नहीं। ATM का पासवर्ड आप अपने पास में रखिए, आप तक ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योरिटी वाला मामला होता है, ठीक है ना। और मान लीजिए आपका छोटा पुत्र है, उसको आपने बता दिया, वो बहुत छोटा है, अनजाने में वो किसी और को बता दे तो समस्याएं हो सकती है ना, तो आप अपने पास में रखिए इसको। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में बेसिक बचत जमा खाता सेविंग अकाउंट खोलते समय न्यूनतम राशि कितनी आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए 0 से भी खुल जाते हैं, मैंने भी कई बार खुलवाए तो ये 0 से भी हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में करेंसी नोट में क्या लिखना पड़ता, मतलब इनमें से क्या चीज़ लिखा जाए जो कि मना है ना, जो कि लिखना गलत माना जाएगा। तो राजनीतिक संदेश देखिए ये भी नहीं लिखना चाहिए, धार्मिक संदेश भी नहीं लिखना चाहिए, अपना कोई पर्सनल संदेश वो भी नहीं लिखना चाहिए। तो इनमें से कोई भी चीज़ लिखना प्रतिबंधित है, तो ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है। तो सॉरी, क्रेडिट कार्ड नहीं, क्रेडिट करना। तो क्रेडिट करना किससे संबंधित है, देखिए मैं आपको थोड़ा हेल्प करता हूँ, खुद ही समझ जाएंगे। तो जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो मैसेज आता है योर अकाउंट क्रेडिटेड, आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो बैंक में पैसा जमा करने से संबंधित है, जितनी बार जमा करते हैं तो आपका मैसेज क्या आता है, आपका अकाउंट क्रेडिट हुआ। एक बार ज़रा करके देखिएगा, बैंक में अपने खाते में पैसा जमा करिएगा, जो मैसेज है उसको ध्यान से देखिएगा,
ये लिखा होगा कि आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो ये क्रेडिट करना किसी समय बैंक में पैसा जमा करने से। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद में मनुष्य की विचार प्रक्रिया, मतलब मनुष्य के जो विचार हैं उनका नकल करना, अनुसरण करने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में करेंसी में क्या लिखना मना है? तो देखिए अभी इस पर चर्चा हो गई कि कुछ भी लिखा आप लिखी उस पर से मत लिखिए उस पर, है ना, तो ये दोनों ही चीज़ें लिखना मना है। ओके, तो ये जो क्विज़ है ये बहुत अच्छी क्विज़ है, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसको, मैं चाहूँगा कि अपने आप से भी ओपन करिए, और इसमें लास्ट में आंसर नहीं दिखाता। इसकी अच्छी बात यह है कि तुरंत ही आंसर दिखाई देता है, तो आपको पता भी चल रहा है कि कौन सा आप सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है, और फाइनली आपको आपने कितने टोटल कितने हैं, कितने रॉन्ग किए, कितने राइट किए, यहाँ पे आपको दिखाता भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में सवाल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट फंक्शन की शॉर्टकट की क्या है? तो फंक्शन इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल F2 को यूज़ किया जाता है। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कंट्रोल F2 कैसे। जैसे मैं यहाँ पे मेरे पास में मैं यहाँ पे फंक्शन लगाना चाहता हूँ, मैं कीबोर्ड से कंट्रोल F2 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल के साथ में F2, और ये देखिए फंक्शन विजार्ड ओपन हो जाता है। फिर यहाँ से आप कोई भी फंक्शन लेकर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो कंट्रोल F2 यहाँ पे हो रहेगी की। नेक्स्ट इसके बाद में RTGS में T का मतलब क्या होता है? तो RTGS का देखिए फुल नेम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो T से क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो T से T टाइम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड नेक्स्ट इसके बाद में IM का कौन सा वर्जन सबसे पहले विकसित हुआ? ICO इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में हमारे पास में सवाल है, करते हैं वो रोबोट भी कर सकता है, ठीक है ना, तो ये परस्पर भूमिकाएं ले सकता है, ये ले सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में सवाल हमारे पास है, उस जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से डेटा की जांच करने का विज्ञान है। देखिए यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है? इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठा होती है, तो ठीक है ना, उसमें से जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होगी, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो किसी बिजनेस में यूज़ करने लायक होगी, तो उसको निकाला जाता है, उसके हिसाब से डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं, निष्कर्ष लिए जाते हैं, तो ये डेटा एनालिटिक्स कहलाएगा। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट स्टाफ की निम्न से कौन सी विशेषताएं हैं? तो युवा भी होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, थोड़ा विनम्र भी होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी, तो ये सभी विशेषताएं हो रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास में सवाल है, वर्डप्रेस, टाइपपैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका यूज़ होता है ब्लॉगिंग करने के लिए। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और मैंने ब्लॉग को ऑलरेडी समझा रखा है कि ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं, तो ब्लॉगिंग के पर्पज़ से। नेक्स्ट इसके बाद में सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1994 में। नेक्स्ट, जीवन बीमा है मानव पशु जीवन बीमा नो, मशीन का बीमा नो, यहाँ पे मानव जीवन बीमा होगा। तो जीवन बीमा यहाँ पे है, बीमा लिख गया, थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको। क्लिप बोर्ड क्या है? तो कि जब भी आप कट या कॉपी करते हैं डेटा, वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है, तो कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर से होते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड हार्डवेयर नहीं, यहाँ पे एक तरह का बोर्ड नहीं इसमें से, ठीक है ना। इनमें से कौन सा AI की निकटतम है? देखिए, जो अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ तक कि कंप्यूटर में अगर कोई इमेज भी अगर आप देख रहे हैं वो भी नंबर्स पे होती है, तो नंबर्स होंगे तो जाहिर सी बात है मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मैथ है, मैथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये मैथ यानी गणित सबसे पास हो जाएगा AI की। और नेक्स्ट इसके बाद में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल 3। हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल 1 होता है, ध्यान रखिएगा। और इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग के उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? मतलब इनमें से क्या है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में यहाँ पे नहीं आएगा? ओके, तो यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म, ये भी एक तरह का टाइप होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है, सॉफ्टवेयर। ओके, इसको कहा जाता है प्लेटफॉर्म एज सर्विस, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ओके, यह इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल कभी कभी पूछे भी रहते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म एज सर्विस,
एज सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। तो ये कभी कभी पूछा भी रहता है कि इनके फुल फॉर्म क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और सॉफ्टवेयर एज सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। तो यहाँ पे हार्डवेयर नहीं रहेगा, तो हार्डवेयर इसका आंसर हो रहेगा, क्योंकि पूछ रहा है कि इसमें से क्या नहीं है, ठीक है ना। एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है, तो सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर वर्चुअल वर्कर की तरह रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद में क्रेडिट कार्ड में सीवीवी कितने अंकों का होता है। क्रेडिट कार्ड में देखिए बैक साइड में अगर आप देखेंगे 3 डिजिट्स का होता है, तो ये 3 डिजिट्स का हो जाएगा। एंड क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस ये होता है कि क्रेडिट कार्ड में आप बैंक से उधारी भी ले सकते हैं, बट डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके रिकॉर्ड्स को लगातार बढ़ती हुई सूची जो जुड़ी हुई और सुरक्षित है। ओके ओके, देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, रिकॉर्ड्स लगातार आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल है, तो इसमें ब्लॉकचेन हो जाएगा, जो जिसकी जो लिस्ट होती है वो बढ़ती चली जाती है। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर नेटवर्क होता है। नेक्स्ट इसके बाद में सवाल है, वेब एक्सेस करेंगे आपके पास कौन सा टेली कम्युनिकेशन हार्डवेयर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेली कम्युनिकेशन की बात हो रही है, टेलीफोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, टेली कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मॉडेम आंसर आ जाएगा। मॉडेम क्या करता है, देखिए एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, ताकि जो सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं जो कि एनालॉग फॉर्म में होते हैं वो कंप्यूटर समझ सके और कंप्यूटर के सिग्नल्स आगे ट्रैवल कर सकें। तो यहाँ पे मॉडेम हो जाएगा। स्विफ्ट कोड क्या है, तो ये देखिए फर्स्ट वाला जो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। एंड इसका प्रयोग विदेशों में पैसा ट्रांसफ़र करने के किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों ही सही, क्योंकि एक तो इसका फुल फॉर्म हो गया, दूसरा इसका वर्क बता रहे हैं, दोनों ही सही हो रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में सवाल है, एक वर्कशीट में रोज़ की संख्या कितनी होती है। ऑलरेडी देखिए रिपीट हो चुका, फिर से आ रहा है, तो 10, 48, 576 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में कंप्यूटर शुरू करने के निर्देश कहाँ पे होते हैं, तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी तो होते नहीं है, ओके, क्योंकि रैम में डेटा तब आता है जब सिस्टम ऑन होने लगता है, तो रैम में आता है। जो भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो वो रैम में आता है, तो रैम वर्क करता है जब सिस्टम ऑन होने लगता है। उसके बाद तो सिस्टम को ऑन करने के निर्देश किसमें होंगे, CD रोम में भी नहीं रहेंगे, रीड ओनली मेमोरी में रहता है। यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी में रोम में वो निर्देश होते हैं जो सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है, शुरू करने के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। और रैम इसका आंसर होगा भी नहीं, क्यों नहीं होगा, देखते क्योंकि रैम का डेटा जैसे ही सिस्टम ऑफ होगा उसका मिट जाएगा, और डेटा ही मिट जाएगा तो फिर निर्देश कैसे स्टोर हो रह पाएंगे, तो रैम बिल्कुल ही नहीं हो सकता है यहाँ पे। RPA मुख्यतः प्रयोग की जाती है, तो देखिए रोबोट, RPA का फुल नेम होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा, केवल ऑटोमेटिक बैंक के प्रोसेस के लिए नहीं, केवल बैंक के लिए नहीं, और देखते हैं केवल ऑटोमेटिक BPO प्रोसेस के लिए नो, ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। ज़्यादातर इसका यूज़ बिजनेस में किया जा रहा है जहाँ पे मशीनें ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रही हैं, तो RPA बिजनेस के लिए हो जाएगा। फायरवॉल का वर्क क्या होता है, देखिए अभी ये सवाल रिपीट हो रहा है, तो सिस्टम को हैकरों के हवाले करना नहीं, इसमें से सिस्टम को बचाने के लिए, मैंने बताया था कि ये सुरक्षित करने का एक तरह का सिस्टम है, तो ये सिक्योरिटी सिस्टम है, तो हैकरों से बचाने के लिए हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किस मेमोरी की चिप की गति अधिक होती है, इसमें से कौन सी मेमोरी जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो देखिए रैम यहाँ पे देखिए दो तरह की, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम स्लो होता है, स्टैटिक फास्ट होता है, तो यहाँ पे स्टैटिक रैम आ जाएगा, एस रैम यानी कि आ जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाएगा, ये इसका सही आंसर रहेगा। और इसके बाद में चार्ट विजार्ड, अब ये चार्ट विजार्ड क्या ज़रा समझते हैं। नई शीट पर वर्बुक की किसी शीट पर एक चार्ट स्थापित कर सकता है, और नेक्स्ट है नई चार्ट शीट पर चार्ट स्थापित कर सकता है, केवल एम्बेडेड चार्ट बनाने में। देखिए चार्ट विजार्ड से क्या होगा, नई चार्ट शीट पर चार्ट को बना सकता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड वेबसाइट एड्रेस एक विशिष्ट नाम है जो अब ब्लैंक स्पेस दिया गया पर उपयोग किया जाता है, मतलब कहाँ पे उपयोग किया जाता है,
तो वेबसाइट एड्रेस ब्राउज़र पे देखिए यूज़ किया रहता है। आप ब्राउज़र में कोई भी ब्राउज़र ओपन किए, ब्राउज़र में यहाँ पे आप उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, आप उस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो वेब ब्राउज़र पे इसका यूज़ किया रहता है। नेक्स्ट के बाद वर्ल्ड वाइड वेब से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वन पेज, ये तो बिल्कुल मजाक जैसा हो जाएगा कि वन पेज तो ओके जैसे मैं अगर कहूँ कि समुंदर बना है और यहाँ पे आंसर होता है एक बूंद से, तो ये हंसने वाली बात जैसी हो जाती है। केवल 100 पेज वेब पेजेस नहीं, ये भी रॉन्ग आंसर। लाखों लाखों क्या करोड़ों हो जाएंगे, ठीक है। अब तो लाखों करोड़ों वेब पेजेस बना हुआ है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वेब पेजेस उसमें हैं, ठीक है। वन तो मजाक जैसा रहेगा, वन नहीं होगा इसमें आंसर। तो लाखों करोड़ों उसमें हो जाएंगे, अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गए। और जब तक हम लोग बात करें, अब तक भी काफ़ी सारे वेब पेज वहाँ पे अपलोड किए जा चुके होंगे, काफ़ी डिलीट किए जा चुके होंगे। ओके, यदि आप एक ब्रॉडकास्ट बनाना चाहते हैं जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है, तो देखिए ऐसा ब्रॉडकास्ट बनाना चाहते हैं जिसको नेट से आप डाउनलोड कर सके, उसके लिए पॉडकास्ट आता है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम ही होता है डाउनलोडिंग करने के लिए, खासकर इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारी बात है प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में नापा जाता है। देखिए प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है ना, जो प्रिंटिंग क्वालिटी की कितना अच्छा छप रहा है, तो उसको DPI में मेज़र किया जाता है, डॉट पर इंच में नापा जाता है। जितने डॉट ज़्यादा डॉट 1 इंच में होंगे उतना ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी में वो छपेगा, तो DPI इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, OTP यूज़ करते हैं। अब देखिए OTP किस यूज़ करते हैं, सुरक्षित पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, यस, इससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ वाकई वही पर्सन पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, क्योंकि उसी के पास फ़ोन नंबर पे OTP चला जाता है। सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन का भी यस, ये भी सही है, क्योंकि ऑनलाइन लेन देन करते हैं तो वहाँ पे OTP आता है। सुरक्षित लॉगिन करने के लिए यस, कभी कभी ऐसा होता है कि लॉगिन करिए, अक्सर जब जैसे FB वगैरह लॉगिन नहीं हो रहा है ना, इस वजह से तो वहाँ पे OTP वगैरह आ जाता है, तो लॉगिन करने में भी OTP यूज़ है। इन सभी में OTP यूज़ हो जाता है। और OTP सुरक्षित होता है क्योंकि ये हर बार नया आता है, बदल बदल कर आता है। पिछला वाला OTP और OTP इसलिए भी सुरक्षित है क्योंकि एक लिमिट होती है, टाइम लिमिट, कि केवल कभी कभी 2 मिनट चलेगा, कभी कभी 30 सेकंड यूज़ हो पाएगा, कभी कभी 5 मिनट, इस तरह से, है ना। तो OTP सभी के लिए यूज़ किया जाता है। वन टाइम पासवर्ड इसका फुल नेम होता है। नेक्स्ट इसके बाद में सवाल है, करंट स्लाइड्स के लिए टेक्स्ट नोट्स डिस्प्ले करता है। अब देखिए इसमें नोट्स पेन की तरह डिस्प्ले किया जाता है। मैं इसको समझा भी दूं, मैं यहाँ पे पावर पॉइंट को ओपन करता हूँ। पावर पॉइंट मेरे पास है, 2016 वर्जन इसका है। तो ये रहा आपका आंसर, जो कि व्यू टैब में यहाँ पे है नोट्स। तो इसका देखिए नेम क्या है, नोट्स पैन। नोट्स पैन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नोट्स के लिए एरिया आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये वाला एरिया, आप यहाँ पे स्लाइड से रिलेटेड टेक्स्ट अपना लिख सकते हैं ऐसे। तो ये जो क्वेश्चन है करंट स्लाइड के लिए, करंट स्लाइड यानी जो यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे दिख रही है स्लाइड, इसके लिए नोट्स को डिस्प्ले कौन करता है, नोट्स पैन के द्वारा। तो ये जो ऑप्शन यहाँ पे है ये है नोट्स पैन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर की आउटपुट यूनिट है। तो मॉनिटर देखिए आउटपुट वो होती है जो जिनसे रिजल्ट बनता है, किसी न किसी तरह से सिस्टम हमको डेटा देता है, तो मॉनिटर से स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, यस हम लोगों को मिलेगा। प्रिंटर से छप कर निकलेगा, प्रिंट आउट निकलेगा, यस। स्पीकर से आवाज़ प्राप्त होगी, तो ये सभी आउटपुट हैं, ये सारे के सारे ही सही हैं इसमें। नेक्स्ट इसके बाद में DRDO द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर है। तो जो DRDO द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर वो पेस है। नेक्स्ट इसके बाद में लिखे गए प्रोग्राम ब्लैंक है, यहाँ पे लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के कंपाइलर के यूज़। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये क्या काम करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट इसमें क्लाइंट कंप्यूटर के संसाधनों को नियंत्रित करता है। अब जानिए जो अगर आपने ऐसा सेटअप की बात हो रही है, क्लाइंट और सर्वर दोनों साथ में चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क का मेन कंप्यूटर होता है, मुख्य कंप्यूटर होता है, और बाकी सभी जुड़े कंप्यूटर क्या होते हैं, क्लाइंट्स कहलाते हैं। तो क्लाइंट्स कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, उनको कौन कंट्रोल करेगा, सर्वर करेगा, क्योंकि सर्वर मुख्य कंप्यूटर होता है, तो सर्वर एप्लीकेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के बाद समी फंक्शन क्या करता है, देखिए सम फंक्शन तो जोड़ता है, और यहाँ पे इफ़ लग गया
तो सभी फंक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को जोड़ता है। तो यहाँ पे सभी संख्या को जोड़ता है, ये तो फॉल्स हो जाएगा। लिस्ट या डेटाबेस है सब टोटल, नहीं ये भी फॉल्स हो जाएगा। सभी तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों इसमें गलत हैं। तो ये कंडीशन के हिसाब से सेल की वैल्यूज़ को जोड़ता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें इनमें से किसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट की समस्त सेलों को सिलेक्ट नहीं कर सकते। कह रहा है कि इसमें से ऐसा क्या है जिससे आप डॉक्यूमेंट के सभी सेल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। स्पीच शीट में माउस बटन को 3 बार क्लिक करके यस इससे भी कर सकते हैं। एडिट का प्रयोग करके सिलेक्ट ऑल के मेन्यू से, कीबोर्ड से कंट्रोल ऐसे, तो इन तीनों से ही कर सकते हैं। कंट्रोल बी से नहीं कर सकते आप, कंट्रोल बी से नहीं कर सकते। तो कंट्रोल बी के लिए कह रहा है कि नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए कंट्रोल बी से नहीं कर सकते आप सिलेक्ट। कंट्रोल ए से भी हो जाएगा और सिलेक्ट ऑल से भी हो जाएगा। तो बाकी सभी सही है, लेकिन कंट्रोल बी से नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके बाद में स्विफ्ट कोड क्या है, देखिए फिर से ये रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म हो गया, इसका वर्क हो गया, तो ये दोनों ही सही हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया। एंड इसके बाद में यहाँ पे सवाल, उमंग ऐप निम्न सेवाओं को उपलब्ध कराता है। देखते हैं क्या क्या कराता है। इनकम टैक्स यस करता है, ठीक है। आधार और PDF यस ये भी कराता है, और गैस सिलेंडर सभी कर सकते हैं। सारे ही सारे काम उमंग ऐप से किए जा सकते हैं, तो इसमें सभी हो रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता खतरों के उदाहरण हैं। तो इसमें से देखिए क्या यानी सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित उदाहरण है, तो स्पैम हो जाएंगे, ठीक है। स्पैम देखिए स्पैम मैसेज जो ईमेल वगैरह होते हैं तो उनको ओपन नहीं करना चाहिए। उसमें ऐसे वायरस हो सकते हैं या फिर ऐसे लिंक वगैरह हो सकते हैं जिनका हैकर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिनके थ्रू वायरस या फिर वॉर्म आ सकते हैं। तो देखिए मेनली तो यहाँ पे स्पैम हो गया, तो स्पैम हो जाएंगी, स्पैम को ओपन नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है PHP से संबंधित इनमें से कौन सी कंपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और विकास और सरकार को असिस्ट करने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए उत्तरदायी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। नेक्स्ट इसमें गणितीय तथा तार्किक संक्रियाओं को संपन्न करता है, यानी जो मैथ का वर्क है और जो कंपैरिजन का वर्क है वो कौन करता है। तो आप जानते हैं ALU का फुल फॉर्म ही होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या अर्थमेटिक यानी जो गणित का काम है वो हो रहेगा, एंड लॉजिकल जो तार्किक हो रहेगा, कंपैरिजन वाला वर्क हो रहेगा वो हो रहेगा, एंड यूनिट ये जो डिवाइस वगैरह होती है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो रहेगा जो कि CPU का एक पार्ट है। ओके, एंड लास्ट अपना यहाँ पे सवाल है निष्पादी के सृजन का मार्ग, मतलब यहाँ पे जो कोड वगैरह लिखते हैं, मैं ज़रा सवाल को समझा दूँ। जो कोड वगैरह आप लिखेंगे तो कोडिंग करने के बाद में किस तरह से पूरी प्रक्रिया चलेगी। तो पहले देखिए कोडिंग होगी, फिर प्रोसेस होगा, फिर कंपाइलिंग होगा, फिर लिंकिंग होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम पे मिल सकें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।